नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हमारे क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री जो है उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। और जो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होने वाले हैं ये इतनी महत्वपूर्ण हैं कि शायद इन प्रश्नों की सहायता से आप 56 में से 56 अंक ले आएँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। और अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वह व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हम पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है पेडोलॉजी क्या है, परिभाषित कीजिए। पेडोलॉजी क्या है दोस्तों? पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी क्या है? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारकों के नाम लिखिए। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक, तो दो कारक होते हैं, एक जलवायु, एक जैवमंडल। सक्रिय कारक कौन कौन से हैं? एक जलवायु, एक जैवमंडल। तीसरा प्रश्न है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं माल्टेज। एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना टाइलिज। आगे चौथा क्वेश्चन है ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता या CEC का मान कितना होता है? दोस्तों ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कितनी होती है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। पांचवा प्रश्न कृषि योग्य भूमि का CN अनुपात होता है। कृषि योग्य भूमि का CN अनुपात, तो दोस्तों ये होता है 10:1। अगला प्रश्न है अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषण होता है मृत्तिका के कणों पर पोषक तत्वों का चिपकना, या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के चारों तरफ जो कण होते हैं कणों का चिपकना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। या हम कह सकते हैं मृदा विज्ञान की शाखा में कि मृत्तिका के कणों पर पोषक तत्वों का आकर एकत्रित होना या चिपकना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। आगे हम बात करें 7वें प्रश्न की ओर। मृदा कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो मृदा कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ये होता है 1 से लेकर के 100 माइक्रोन तक होता है। यानी जो कोलाइडी कण होते हैं वो 1 से लेकर 100 माइक्रोन तक आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है धनायन विनिमय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी जो धनायन विनिमय है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर। यानी जो धनायन विनिमय है वो विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आगे हम 9वें प्रश्न की बात करें ऋणायन विनिमय को क्या कहा जाता है, या ऋणायन विनिमय को कहा जाता है? तो दोस्तों हम ऋणायन विनिमय को कह देते हैं अम्ल विनिमय। अम्ल विनिमय किसको कहते हैं? जो ऋणायन विनिमय है उसको अम्ल विनिमय कहा जाता है। अगला 10वां प्रश्न है आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं आयन कहलाते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन है या कैल्शियम है। अब कैल्शियम पाता है 2+, तो 2+ का अर्थ है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। ऐसे ही आता है Cl-, तो Cl- का अर्थ है कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। तो ये अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें। अपना 11वां प्रश्न है pH स्केल क्या है? pH स्केल क्या है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन मैं बात कहूँ तो 50% बच्चों पर इसका आंसर नहीं आएगा। pH स्केल क्या होता है? एक ऐसा उपकरण या यंत्र जिसके द्वारा मृदा के pH मान को मापा जाता है pH स्केल कहलाता है। और इसकी खोज किसने की? SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अपना 12वां प्रश्न है उभय प्रतिरोध किसे कहते हैं? उभय प्रतिरोध किसे कहते हैं? मृदा का वह गुण जब उसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाए जाएं तो pH में परिवर्तन न हो, यह गुण क्या कहलाता है? उभय प्रतिरोध कहलाता है।
क्या है, मृदा का वह गुण जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाए जाएं तो पीएच में परिवर्तन ना हो, यह गुण क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोध कहलाता है। आगे हम बात करें 13वां प्रश्न, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है करनाल हरियाणा में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा निर्माण के 2 कारक लिखिए। अम्लीय मृदा निर्माण के 2 कारक, तो एक तो हम बात करें अत्यधिक वर्षा, यानी जहाँ अधिक नमी होती है वहाँ अम्लीय मृदा निर्मित होती है। दूसरी अगर हम बात करें अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, यानी जब हम अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, तो इनसे क्या होता है, मृदा अम्लीय होती है। आगे और भी अगर हम बात करें तो पैतृक पदार्थ, अगर पैतृक पदार्थ अम्लीय प्रकृति के हैं तो उनसे निर्मित मृदा भी अम्लीय होती है। अगला 15वां प्रश्न है, रीग्रेडेशन किसे कहते हैं। रीग्रेडेशन किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन मृदाओं में एक बार निम्नीकरण हो जाता है उनमें दोबारा से निम्नीकरण होना क्या कहलाता है, रीग्रेडेशन कहलाता है। जैसे मान लो मृदा में एक बार निचालन की क्रिया हो गई, फिर उस मृदा में दोबारा से निचालन की क्रिया हो तो वो क्या कहलाती है, रीग्रेडेशन कहलाती है। लेकिन आपको निचालन शब्द यूज नहीं करना है, वह निम्नीकरण शब्द यूज करना है। यानी मृदाओं में एक बार निम्नीकरण होने के पश्चात दोबारा से निम्नीकरण होने की क्रिया क्या कहलाती है, रीग्रेडेशन कहलाती है। अगला 16वां प्रश्न, विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई लिखिए। विद्युत चालकता क्या है, मृदा में विद्युत चालकता क्या है, मृदा में H+ आयनों की सांद्रता, या हम कहें कि मृदा में लवणता को ज्ञात करने का जो सूचक है वो क्या है, विद्युत चालकता है। यानी मृदा में लवणीयता का सूचक विद्युत चालकता कहलाती है। और आगे अगर हम बात करें 17वां प्रश्न, कि नहीं 4 लवण सहिष्णु फसलों के नाम लिखिए। यानी ऐसी फसलें जो लवणों के प्रति सहिष्णु होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जैसे जौ है, ज्वार है, गन्ना है, तंबाकू है, ये क्या है, ये लवण सहिष्णु फसलें हैं जो लवणीय मृदा में उगाई जा सकती हैं। आगे बात करें SAR क्या है, इसका सूत्र लिखिए। SAR, तो SAR का पूरा नाम होता है सोडियम एडेप्टेशन रेशियो, यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात। अब पूछ रहा है कि SAR क्या है, तो यहाँ इसको आपको SAR की परिभाषा लिखनी है। यानी मृदा की ऊपरी सतह पर अधिशोषित सोडियम आयनों की मात्रा क्या कहलाती है, SAR कहलाती है। अगर हम इसकी सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है, इसका सूत्र होता है Na/CA.mg/2, Na/CA.mg/2 होता है। आगे हम बात करें 19वां प्रश्न, बुझे हुए चूने व पायराइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। बुझे हुए चूने, अब बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, Ca*OH2, Ca*OH2। पायराइट की बात करें तो पायराइट का जो सूत्र होता है वो होता है FeS2। पायराइट का सूत्र क्या हो गया, FeS2, और बुझे हुए चूने क्या होगा, Ca*OH2। आगे 20वें प्रश्न की बात करें, पोषक तत्वों की अनिवार्यता सिद्धांत किसने दिया। पोषक तत्वों की अनिवार्यता सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था आर्नोन और स्टाउट ने। किसने दिया, आर्नोन व स्टाउट ने। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें। आगे हम बात करें 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, लाभदायक पोषक तत्व क्या हैं, उदाहरण लिखिए। लाभदायक पोषक तत्व क्या हैं, तो ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता केवल कुछ फसलों को होती है क्या कहलाते हैं, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। जैसे वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सोडियम है। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। 22वें प्रश्न की बात करें तो वह तत्व कौन सा है जिसे पादप धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों वह तत्व है नाइट्रोजन, जिसको NH4+ और NO3- दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं। 23वां प्रश्न है, गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण लिखिए। तो गतिशीलता के आधार पर अगर हम बात करें तो पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। एक हम बात करें गतिशील, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा मध्यम गतिशील, तो मध्यम गतिशील में अगर हम बात करें तो जिंक। तीसरा हल्के गतिशील, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, ये मध्यम या हल्के गतिशील हो गए। एक है गतिहीन, और गतिहीन में कौन सा आता है, कैल्शियम और बोरॉन। यानी गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व 4 प्रकार के, गतिशील NPK, मध्यम गतिशील जिंक, अल्प गतिशील आयरन, कॉपर, मैग्नीज, और गतिहीन में कैल्शियम और बोरॉन। आगे हम बात करें धान में खैरा रोग किस तत्व के कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है जिंक तत्व के कारण। पौधों की अग्रकलिका किस तत्व के कारण सूखती है, पौधों की अग्रकलिका किस तत्व के कारण सूखती है, तो दोस्तों इसमें है कैल्शियम और बोरॉन।
कैल्शियम और बोरॉन तत्व के कारण पादप की जो अगली या नई कलिका होती है वो सूख जाती है। अगला है एमाइड के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरक कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें आता है यूरिया। जो यूरिया है वो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है। आगे हम बात करें एकल उर्वरक क्या है, उदाहरण लिखिए। एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है क्या कहलाते हैं? एकल उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे हम बात करें तुम्हारा MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें क्या होता है? केवल पोटेशियम होता है। यूरिया इसमें केवल क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये कैसे तत्व हैं? एकल उर्वरक हैं। अगला 28वां प्रश्न है, बाईयूरिएट का रासायनिक सूत्र व यूरिया में संतुलित मात्रा लिखिए। इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है। बाईयूरिएट का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NHCO NH2 NH2CO NHCO NH2। ठीक है। अगर हम यूरिया में इसकी संतुलित मात्रा की बात करें तो ये होती है 1.5 से 2%। कितनी होती है? 1.5 से 2%। अगला 29वां प्रश्न है, किस उर्वरक को किसान खाद कहा जाता है? तो इसमें है CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? किसान खाद कहते हैं। अगला है धान की फसल हेतु सर्वोत्तम नत्रजन उर्वरक है, तो इसमें है अमोनियम सल्फेट। धान की फसल में सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है? वो है अमोनियम सल्फेट। 30 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करते हैं 31वां प्रश्न की। पीड़कनाशी किसे कहते हैं? पीड़कनाशी यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जो फसलों को रोग, कीट, खरपतवार एवं अन्य किसी भी आवश्यक चीज़ों के प्रकोप से बचाते हैं, पीड़कनाशी कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो फसलों को रोग, कीट एवं खरपतवारों के प्रकोप से बचाते हैं, पीड़कनाशी कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो फसलों को रोग, कीट एवं खरपतवारों के प्रकोप से बचाते हैं, पीड़कनाशी कहलाते हैं। 32वां प्रश्न, किन्हीं दो अत्यधिक जहरीले कृषि रसायनों के नाम लिखिए। अत्यधिक जहरीले, तो इसमें आता है एक तो मोनोक्रोटोफास, दूसरा फोरेट। एक फोरेट और एक मोनोक्रोटोफास। आगे हम 33वें प्रश्न की बात करें, कीटनाशक प्रतीक्षा अवधि को परिभाषित कीजिए। कीटनाशक प्रतीक्षा अवधि यानी किसी फसल में जब एक बार हम कीटनाशी का उपयोग करते हैं, उसके बाद दोबारा जब कीटनाशी का उपयोग किया जाता है, तो इन दोनों के बीच की जो अवधि होती है वो कीटनाशक प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। यानी किसी फसल में लगातार 2 बार रसायनों या कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए 2 छिड़काव के मध्य रखी गई निश्चित दिनों की अवधि क्या कहलाती है? कीटनाशक अवधि कहलाती है। सीधी अगर हम बात करें तो अगर हमें किसी फसल में 2 स्प्रे करने हैं कीटनाशियों के, तो उन 2 स्प्रे करने के मध्य में जितना अंतर रखा जाएगा वो अंतर ही क्या कहलाएगा? कीटनाशक प्रतीक्षा अवधि कहलाएगा। आगे हम बात करें सेल्यूलोज क्या है। तो सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला ओलिगोसैकेराइड है। यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओलिगोसैकेराइड है वो कौन सा है? वो सेल्यूलोज है। ये किस में पाया जाता है? ये पादपों की कोशिका भित्ति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जूट, पटसन, कपास, खाद्यान्न फसलें, इन सभी में पाया जाता है। आगे हम बात करें अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या है? प्रकृति में कुल 20 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं, जिनमें से केवल 10 अमीनो अम्लों का मनुष्यों से एवं पशुओं से संश्लेषण किया जा सकता है। इन अमीनो अम्लों को क्या कहा जाता है? अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। परिभाषा किस तरह से होगी? प्रकृति में कुल 20 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं, जिनमें से केवल 10 अमीनो अम्लों का पशुओं एवं मनुष्यों से संश्लेषण किया जा सकता है। इन अमीनो अम्लों को अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो दोस्तों अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध पाया जाता है। 2 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? खाद्य परिरक्षक यानी वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, क्या कहलाते हैं? खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सुक्रोज में पाई जाने वाली सरल शर्करा है। सुक्रोज में पाई जाने वाली सरल शर्करा, तो इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन कौन सी पाई जाती हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगला प्रश्न है, प्राणीजात खाद क्या है? उदाहरण लिखिए। यानी ऐसी खाद जो जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होती है, प्राणीजात खाद कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें ग्वानो है, रुधिर चूर्ण है, खुरचूर्ण है, ये कैसी खादें हैं? प्राणीजात खादें हैं।
अगला 40वां प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बनाने में कितना समय लगता है? तो कंपोस्ट खाद बनाने में लगभग 3 से 4 माह का समय लगता है। ये अपने 40 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो अपना प्रश्न है वो 41वां प्रश्न है, वर्मी कास्ट एवं वर्मी कंजर्वेशन क्या है? अब देखो, वर्मी कास्ट केंचुओं द्वारा मृदा को खाकर जो अपशिष्ट शेष बचते हैं, यानी केंचुए द्वारा मृदा को खाकर जो अपशिष्ट शेष रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्मी कास्ट। तथा बने हुए वर्मी कंपोस्ट से केंचुओं को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कंजर्वेशन कहलाती है। यानी वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद केंचुओं को अलग करना क्या कहलाता है? वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। और केंचुओं द्वारा मृदा खाने के बाद जो अवशेष शेष बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्मी कास्ट कहते हैं। अगला है, राजस्थान में पाई जाने वाले केंचुए कौन से हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं आइसिनिया फोएटिडा, या हम कह सकते हैं एपीजिक केंचुए, जिनमें आइसिनिया फोएटिडा। अगला है, माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा पादप की जड़ और कवकों के मध्य सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है? पादप की जड़ और कवकों के मध्य सहजीवी संबंध। अगला है, दूध में सफ़ेद रंग का कारण क्या है? तो दूध में सफ़ेद रंग का जो कारण है वो है कैसीन प्रोटीन। अगला है, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पशु की जाति, पशु की नस्ल, पशु का आहार, पशु का आवास, मौसम आदि। अगला, सपरेटा दूध किसे कहते हैं? सपरेटा दूध वह दूध जिससे क्रीम अलग कर ली जाती है, क्या कहलाता है? सपरेटा दूध कहलाता है। वह दूध जिससे क्रीम अलग कर ली जाती है सपरेटा दूध कहलाता है। अगला, गाय व भैंस के दूध की मिलावट का पता कैसे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है हंसा परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? हंसा परीक्षण के द्वारा। अगला, जामन किसे कहते हैं? इसका उपयोग लिखिए। जामन किसे कहते हैं? दही जमाने के लिए जिस अवशेष का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जामन कहते हैं। यानी दूध है, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए जिस अवशेष का उपयोग किया जाता है वो क्या है? जामन है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो ये ज्ञात करते हैं हम लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध में प्राकृतिक अम्लता का कारण है? तो दूध में जो प्राकृतिक अम्लता का कारण होता है वो होता है सोडियम है, सोडियम फास्फेट है, CO2 है, अन्य फास्फेट है, ये इसके कारण होते हैं। H+ आयन है, ये होते हैं। तो ये हो गए अपने 50 प्रश्न पूरे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।